जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी भी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 दैट इज़ डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, इससे पहले जो 20th सेंचुरी से डॉन का मतलब क्या होता है, तुलू होना, यानी किसी भी चीज़, जैसे हम कहते हैं डॉन मॉर्निंग टाइम में हम सन के जो तुलू होने को हम डॉन का नाम देते हैं। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स ये स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी तक। साइंटिस्ट यही समझते थे कि एवरीथिंग अबाउट फिज़िक्स हैज़ बीन आलमोस्ट डिस्कवर्ड। लेकिन लेटर ऑन ये प्रूव हुआ कि जो फिज़िक्स थी 20th सेंचुरी तक, उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना था, रिलेटिव मोशन के फिनोमिना थे, जिनको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। जो 20th सेंचुरी की फ़िज़िक्स है उसे हम नाम देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फ़िज़िक्स का, इसे न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं। और जो 20th सेंचुरी के बाद फर्दर रेवोल्यूशन हुई है फ़िज़िक्स के फील्ड में, उसे हम नाम देते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स का। ठीक है, तो ऐसे फिनोमिना जो न्यूटोनियन फ़िज़िक्स या क्लासिकल फ़िज़िक्स की बेस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, फिर उनको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्वांटम फिनोमिना को हमने मद्देनज़र रखते हुए, क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए उन्हें एक्सप्लेन किया। मॉडर्न फिज़िक्स की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स, like fast moving objects having speed comparable to speed of light। जब कोई ऑब्जेक्ट, हमने जैसे लीनियर मोशन में कहा है कि एक बॉल मूव कर रहा है, दूसरा बॉल की दो बॉल्स मूव कर रहे हैं, उनका इलास्टिक कुलियन हमने लिया, इन इलास्टिक कुलियन भी डिस्कस किया हमने। हेवनली बॉडीज़, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में हमने काफ़ी ऐसे डिस्कशन की है मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स थे, वो सारे स्लो मूविंग थे, यानी कोई इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा था कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा हो। या फिर हमने लिए थे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जिन्हें हम नेकेड आई के साथ भी देख सकते हैं। जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे क्लासिकल फ़िज़िक्स फेल हो जाती है। तो फिर उनके बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं आगे दो ब्रांचेस में, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? मैक्स प्लांक ने यह आइडिया दिया था कि according to which different atoms can absorb or emit energy in the form of discrete packets, and these packets of energy is known as quanta। ये आपने केमिस्ट्री में भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन in the ground state of the atom absorb energy, it jumps to higher excited state, and when it comes back to ground state, it radiates the same amount of energy which was absorbed by that electron। यानी एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब वो डी एक्साइट होता है तो उतनी ही एनर्जी रेडिएट कर देता है। तो मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि ये जो एनर्जी है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रीट इसकी वैल्यूज़ हैं और स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में है, और इन पैकेट्स को हम नाम देते हैं क्वांटा का। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग relative motion on the basis of Einstein's theory of relativity। जब हम relative motion में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो फिर हम उसे नाम देते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन में भी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रिलेटिव मोशन होती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी। रिलेटिव मोशन क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे
ऑब्जेक्ट के लिहाज से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं इट इज़ इन relative motion. The continuous change of position of a body with respect to another body or some reference point is known as relative motion. The concept of relative motion is not absolute. ठीक है, जो मोशन का कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक ऑब्ज़र्वर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो ऑब्ज़र्वेशन ले वो ही दूसरा ऑब्ज़र्वर जो कि किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या किसी और जगह पे है वो भी सेम रीडिंग ले। ऐसा नहीं है, यानी कोई भी चीज़ जो है वो उसकी मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट वो वैल्यू होगी अगर हर जगह पे हर ऑब्ज़र्वर सेम रीडिंग ले, सेम चीज़ ऑब्ज़र्व करे। जैसा कि अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो हमारी अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, इसकी जो ऑपोजिट साइड पे भी एक दुनिया ऐसी ही है जैसे ऊपर अर्थ के ऊपर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी तरह ऑपोजिट साइड पे भी है। अगर हमारी अर्थ ट्रांसपेरेंट हो जाए, सपोज़ हमें उसकी ऑपोजिट साइड भी नज़र आ रही हो, तो जो ग्लोब की ऑपोजिट साइड पे ऑब्ज़र्वर होगा जब हमने बॉल को ऊपर फेंका है तो उसके लिए तो वो बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे वो खड़ा है उसके नीचे दूसरी साइड पे हम हैं। ठीक है, इसी तरह जब वो दूसरा ऑब्ज़र्वर बॉल ऊपर फेंकेगा तो हमारे लिए वो मोशन डाउनवर्ड होगी। सिमिलरली जब जैसे एक ट्रेन के अंदर डिफरेंट पैसेंजर्स बैठे हैं तो वो पैसेंजर्स के को लग रहा होता है कि जो वॉल्स ऑफ ट्रेन हैं वो रेस्ट पे हैं, लेकिन अगर यही ऑब्ज़र्वेशन एक पर्सन जो कि ग्राउंड पे मौजूद है वो ऑब्ज़र्वर लेगा ऑब्ज़र्वेशन तो उसके हिसाब से ट्रेन मूव कर रही है। तो इसी तरह से अगर हम लेते हैं कि दो कार्स जो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, ठीक है, अब ये देखें कि पहले क्या था कि ऑब्ज़र्वर एक रेस्ट पे था, दूसरा रिलेटिव मोशन में था। अब हमने क्या कहा कि दोनों ही ऑब्ज़र्वर मूव कर रहे हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो दोनों किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, अर्थ के ऊपर मौजूद चीज़ को या अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद चीज़ को, तो वो सेम रीडिंग लेंगे, उनके लिए वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ऑब्ज़र्वर जो है वो गाड़ी में जा रहा है, उसने बॉल ऊपर को फेंकी है, से एक कार में जो ऑब्ज़र्वर है उसने बॉल ऊपर फेंकी है, कुछ टाइम के बाद बॉल उसने कैच कर लिया। अब उसको क्या लगेगा कि मैंने सीधा बॉल ऊपर फेंका था और थोड़ी देर बाद मैंने कैच कर लिया। लेकिन जो अर्थ पे खड़ा पर्सन है वो क्या ऑब्ज़र्व करेगा कि उसने बॉल ऊपर फेंका, बॉल ने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया और जब तक बॉल नीचे आई गाड़ी मूव करके आगे चली गई और उसने उस बॉल को कैच कर लिया। तो इस तरह से अब उस पर्सन के लिए वो मोशन स्ट्रेट है, जबकि दूसरा ऑब्ज़र्वर जो अर्थ पे है उसके लिए वो मोशन पैराबोलिक पाथ है उसका। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का वो हर ऑब्ज़र्वर के लिए डिफरेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जस्ट एग्जांपल्स थी, रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है, इनमें से कोई सी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम वर्ड एक बार बार यूज़ कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को प्रीवियसली भी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रूम, कोई भी जगह जिसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री हम ले लें, उसको रेफरेंस पॉइंट ले लें, और वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एनी डेफिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग डेफिनेट बाउंड्री in which certain experiment is performed or measurement is taken is known as frame of reference। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आप किसी रूम के अंदर मौजूद हैं, आप वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और वो जो रूम है वो उस वक्त कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कॉलेज लेबॉर्ट्री में कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी स्पेसशिप में कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दैट विल बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसकी आगे दो टाइप्स हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी पर्सन की जो कार में जा रहा है और दूसरा ग्राउंड पे मौजूद है।
अब जो कार वाला पर्सन है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कार, जबकि जो अर्थ पे मौजूद है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड, जहाँ पे वो मौजूद है, जहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस चेंज हो सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने अगर आपको याद हो उसकी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो इन दोनों केसेस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो इसीलिए इस फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। एंड लॉ ऑफ इनर्शिया इसमें वैलिड होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका उलट हो जाएगा, यानी जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होगा। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसमें एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So law of inertia does not remain valid in this type of frame of reference. ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, तो आपने इसे शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है।